हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। तो आप सभी के लिए आज का एक क्लास नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले के 6 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी उन 6 क्लासेस को जरूर देखें। उन सभी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर ट्रिपल सी अप्रैल, मई, जून, अगस्त एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट है, जहां से भी ये सारे क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरी सीरीज आपको फॉलो करना है। जो भी यहाँ पे हम क्लास आपको कराए उन सभी को फॉलो करना है। और इससे पहले हमने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रत्येक चैप्टर से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको वहां पर कराया था। तो अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पर ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें वो सारे चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उनको भी आप लोग जरूर करें, क्योंकि इससे आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर डेली मॉक टेस्ट करें। वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में www.triplec.com सर्च करना है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां से आप अपने मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। साथ साथ आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप ट्रिपल सी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे या थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां एमसीक्यूज पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप एमसीक्यूज पर क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू टैब में ओपन होंगे और यहां पर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट, ट्रिपल सी एग्जाम पेपर यहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है आपके सामने जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिब्रो ऑफिस की शॉर्टकट की है या वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की है, तो उनको भी हमने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कर दिया है। अगर आप शॉर्टकट की पढ़ना चाहते हैं तो आप अबाउट ट्रिपल सी पे जाएंगे, यहाँ से शॉर्टकट की पे जाएंगे और यहाँ से आप लिब्रो ऑफिस की अलग पढ़ सकते हैं एंड वेब ब्राउजर की आप अलग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें भी आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आपको खोजना है कि कहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कहाँ पर कौन सी चीजें यहाँ पे मिलेंगी और अच्छे से आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ट्रिपल सी पीडीएफ डाउनलोड। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पीडीएफ होंगे वो सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें, ठीक है। एक बार आप लोग शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए भाई, कंप्यूटर की क्षमता है, आपको बताना है पहले क्वेश्चन का सवाल। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो कैसी है? निम्न है, उच्च है, सीमित है या फिर असीमित है? बताइए, कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है? पहले क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिए, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो देखो यहां पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? सीमित है। याद रखना है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? सीमित है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर करना है। यहां पे बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। यहां पे आपसे क्या पूछा है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बताइए, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? बताइए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? यहां पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत?
बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी जल्दी से जवाब भेजिए और भाई लाइक शेयर करते रहो सभी साथी। और जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें जब भी कोई नया क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला हो जाएगा, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव का मन और कंप्यूटर में गति किसकी ज्यादा होती है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर होती है या इसमें से कोई नहीं? तो आप लोग अपना माइंड यूज करिए और फिर आप हमें जवाब भेजिए कि मानव मन और कंप्यूटर में गति किसकी अधिक होती है। बताइए। तो सही जवाब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी है, मानव मन की गति ज्यादा होती है। ठीक है, मानव मन की गति ज्यादा होती है कंप्यूटर से, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मानव की नहीं, मानव के मन की बात की गई है ना। तो आपका मन जो होता है ना, उसकी स्पीड कंप्यूटर से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ट्रिपल्स एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है, तो आपको पता होगा क्योंकि इस पर कई बार डिस्कस किए हैं और आपको बताया है। तो जल्दी से जवाब भेजो भाई। भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास कौन सी संस्था ने किया है? तो ये सीडैक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके पास और जल्दी से जवाब भेजो भाई। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि प्रोसेस करने का काम करता है आपके कंप्यूटर में। जो सीपीयू होता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जल्दी से जवाब भेजो भाई। आपसे बात की है भौतिक बनावट की। अब कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी जल्दी से जवाब भेजो। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बनता है, आपको पता है। सबसे पहले एक तो हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही क्या है? आपका एक सिस्टम तैयार हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हार्डवेयर है ये हमारा कैसा है? भौतिक बनावट है, ये फिजिकली है। ठीक है, इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें वजन होता है ना। तो ये एक फिजिकली पार्ट है कंप्यूटर का, भौतिक बनावट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है वो हार्डवेयर होता है, समझ गए? लेकिन केवल और केवल हार्डवेयर से भी काम नहीं चलेगा। उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर ही नहीं होगा, मीन्स वो तो ऑन ही नहीं होगा, वो तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो उद्देश्य होगा वो पूरा ही नहीं करेगा। केवल हार्डवेयर आप ले आए, उससे क्या फायदा है? ठीक है, तो उस कंप्यूटर में फिर सॉफ्टवेयर पड़ा होगा। एक तो हमारा कोई ना कोई उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने विंडोज यूज कर लिया है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं, ठीक है, तभी तो वो कंप्यूटर हमारा काम करता है। उसके बाद फिर आप जो सॉफ्टवेयर चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी हमारा पूरा कंप्यूटर तैयार होता है। तो इसमें जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर है। ये आपकी एक भौतिक बनावट है जिसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर के फिजिकली पार्ट होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, आपका मॉनिटर हो गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो फिजिकली होते हैं, बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखना है। और सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर एक
प्रोग्राम होता है एक इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको मिलाकर के एक प्रोग्राम बन जाता है पूरा, और इस प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, याद रखना है, इसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये सॉफ्टवेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि भाई जो सिस्टम के लिए काम करे वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो यूजर के लिए काम करे वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर की, जैसे कि आपका बहुत सारे ड्राइवर हो गए, सॉफ्टवेयर के जो ड्राइवर होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर, हालांकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हमारा एमएस ऑफिस हो गया, हमारा एमएस पेंट हो गया, हमारा एक्सेल हो गया, तो जो यूजर के लिए हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जहां पे हम लोग काम करते हैं। बट जो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेंगे। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही से काम करें, हमारा सिस्टम सही से काम करे, इसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को उनसे बहुत कुछ लेना देना है, तभी मेरा कंप्यूटर सुचारू रूप से चल पाएगा। याद रखना है। तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके साथ साथ में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जैसे आपका डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, आपका एंटीवायरस हो गया। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक तरीके से सहायक सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, डिस्क को कंप्रेस करते रहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला प्रश्न पूछा है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ठीक है, इनसे पहले किसी ने प्रोग्राम नहीं बनाया था, ठीक है, इनसे पहले किसी को पता नहीं था कि प्रोग्राम होता भी है। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामर है संसार का वो कौन है? तो याद रखना है, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, लेडी एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये संसार की पहली प्रोग्रामर हैं, याद रखना है, पहली प्रोग्रामर हैं जिन्होंने एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जिस पर काम किया था और पहला प्रोग्राम डिजाइन किया था, ठीक है। और ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, याद रखना है भी, चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, लेडी अगस्टा, जो कि प्रथम प्रोग्रामर हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर की शब्दावली में, कंप्यूटर की बोलचाल भाषा में जो इंफॉर्मेशन वर्ड है, इस इंफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या है? रॉ डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा होता है, या अक्षरांकीय डेटा होता है? तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा होता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो हमने आपको क्या बताया, एक तो हमारे पास डेटा है, एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये दो वर्ड हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए पहले क्या होता है। हमसे बात पूछा, अभी हमसे सवाल पूछा है कि इंफॉर्मेशन बताइए क्या होता है, तो हमने बोल दिया कि भाई इंफॉर्मेशन तो स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा होता है, ऐसा डेटा जो कि स्पष्ट और उपयोगी हो, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। तो ये बीच में हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब सबसे पहली बात हमें ये बताइए कि कंप्यूटर हम क्यों चलाते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक एप्लीकेशन टाइप करना है, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। हमें एक एप्लीकेशन टाइप करना है तो हम कहां गए, कंप्यूटर के पास गए, ठीक है। हमने उस एप्लीकेशन को टाइप किया, किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से। हमने उस एप्लीकेशन को इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किया और वो टाइप होता रहा हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, और हमें डेस्कटॉप पर दिखाता रहा, किसके माध्यम से,
आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो हमारे सिस्टम में पहले तो वो इनपुट गया, हमने तो इंस्ट्रक्शन भेजे, ठीक है, और उसने हमारे इंस्ट्रक्शन पर काम किया। काम करना का मतलब उसने उस पर प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाया कहां, डेस्कटॉप पर, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये रिजल्ट जो हमारे लिए था ये कैसा था, बिल्कुल सही था, एकदम स्पष्ट था, उपयोगी था, हमारे काम का था। यही तो हम चाहते थे भाई। हम तो एप्लीकेशन टाइप करने गए थे ताकि हमें बढ़िया सा एप्लीकेशन एक टाइप करके मिल जाए, तो हमारा काम हो गया। अब हमें अगर आवश्यकता है तो इस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं एज पीडीएफ के रूप में, या हमें आवश्यकता है तो इस एप्लीकेशन को हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर से प्रिंट कर लिया तो वो हमारे लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। अब ये आप कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो हमारे लिए बेकार है, जिसका हम कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, हमें उस पर काम कराना ही है अपने कंप्यूटर से, तो ऐसा रॉ मटेरियल क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ध्यान रखना है, ऐसा रॉ मटेरियल डेटा कहलाता है। लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमारे लायक जो परिणाम आ जाता है, जो हमें ठीक लगता है, हमारे काम का हो जाता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो समझना है कि प्रोसेस से पहले का जो डेटा है वो हमारा डेटा है एक तरीके से, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कंप्यूटर द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट इंफॉर्मेशन होता है, और कंप्यूटर को दिया जाने वाला इनपुट डेटा होता है। समझ गए आप, कंप्यूटर को दिया जाने वाला इनपुट डेटा होता है, कंप्यूटर से जो प्राप्त होता है हमें जो आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब यही है कि वो हमारे लिए स्पष्ट और उपयोगी होता है, हमारे काम का होता है। डेटा हमारे काम का नहीं होता है, डेटा पर हम काम करते हैं, डेटा को हम प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। प्रोसेस कराने के बाद फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या है आपका जवाब, बताइए यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। और माइक्रो कंप्यूटर कैसा होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। आमतौर पर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, याद रखना है। आमतौर पर हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, इसको भी आप ध्यान रखना है। कैसा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर में सबसे छोटा है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इससे अगर हम बड़ा की बात करें, माइक्रो से बड़ा की बात करें, तो फिर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। सबसे छोटा क्या है, माइक्रो है, फिर मिनी हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, और फिर अगर बात करें तो भाई सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेन फ्रेम हो जाएगा, उसके बाद सुपर हो जाएगा, और ये सभी कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑफिस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। देखो सवाल वही आया जो हमने अभी एक सवाल पहले आपसे पूछा था, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, तो आपको समझना है और जवाब करना है। बताइए, डेटा को एकत्र करके, समझ गए, उसे अर्थपूर्ण बनाना यानी कि अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहोगे इसको, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। यही तो है ना, जो हमारे पास डेटा है वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, वो हमारे लिए बेकार की चीज है, इसीलिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब इस डेटा को हमें बनाना है। कैसा, इस डेटा को हमें इंफॉर्मेशन में बदलना है, इसको सही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल हम आपके पास रखते हैं, जैसे आपने किसी के यहाँ कोई मूवी शूट की, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मूवी शूट की, आपने कोई एक छोटा सा वीडियो बनाया, तो आपने मूवी शूट कर ली। अब वो मूवी जो शूट की वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको कुछ कट करना है, उसमें कुछ निकालना है, कुछ उसमें सॉन्ग ऐड करना है, यानी कि पूरा एडिट करना है ना अभी। तो हमारे लिए जो मूवी शूट कर ली हमने, ये डेटा जो हमारे पास है ये हमारे लिए बेकार है, काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको
नहीं अभी यूज कर सकते, नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवी अभी शूट की गई है, इसमें बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर करना है, इनको एडिट करना है, इनमें सही से हमें सॉन्ग यूज करने हैं, उसके बाद फिर ये हमारे देखने लायक हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, अभी डेटा है। अब ऐसा करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कंप्यूटर में हम इस डेटा को इनपुट कराएंगे और वहां पर हमारा सिस्टम इस पर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट दे देगा और जो आपका इंफॉर्मेशन होगा, और वहां पर आप उस मूवी को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जैसा हमारा काम वैसा हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हर कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे, बट मकसद सबका एक है कि आपका रॉ डेटा चेंज कर दिया जाए इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, जो आपके काम का हो। तो डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया ही प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग यही है कि आपका जो रॉ डेटा है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इंफॉर्मेशन में, ऐसी इंफॉर्मेशन में जो आपके काम की हो, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना है। एएलयू का मुख्य कार्य क्या है, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का मुख्य कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना है। क्या ये सही है? देखिए, अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट आप समझ लीजिए। एक तो हमारा हो गया सीयू, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया एमयू, जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, और तीसरा हमारा हो गया एएलयू, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, गणितीय क्रियाओं करने का, गणितीय और तार्किक गणनाओं को करने का काम होता है। ये अर्थमेटिकल भी करता है एंड लॉजिकल गणनाएं भी करता है। जो आपकी तार्किक गणनाएं होता है ना, उसको भी करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पे ये ट्रू हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। बताइए, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो पहला हो जाएगा बिल्कुल सही है ना, पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। ई कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, वो दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। अब अगर कोई भी कुछ लेना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, तो सीधे वो जाकर के ऑनलाइन ही मंगा लेता है। किसी शॉप पर जाने की बजाय वो सीधे क्या करता है, ऑनलाइन ही मंगा लेता है। ई कॉमर्स का बढ़ावा और बढ़ रहा है, ठीक है, इस पर लोग और ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इससे और ज्यादा चीजें आप मंगा रहे हैं, यानी कि इसका एक तरीके से आप ये कहो कि ये तेजी से विकास हो रहा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है आपका ई कॉमर्स का। अगला बताइए, आईएसपी का रूप क्या है। आईएसपी का रूप मतलब आईएसपी का फुल फॉर्म, तो यहां पे दी हैं कई सारी फुल फॉर्म, आपको आंसर करना है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। देखो भाई, आप लोग शेयर करने में कंजूसी मत किया करो और लाइक करने में भी मत किया करो, ठीक है। तो लाइक और शेयर बिना कहे कर दिया करो आप सभी साथी, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ये क्वेश्चन सब समझाने के लिए। तो भाई प्लीज सभी लोग लाइक शेयर जरूर किया करो। आईएसपी का रूप क्या होता है, जरा बताइए हमें। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो जाता है जो हमें इंटरनेट की सेवा देता है ना। तो आपको इंटरनेट की सेवा कौन देता है, बताइए, आपको इंटरनेट की सेवा कौन देता है। आईएसपी का मतलब हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सेवा देने वाला, और हमें सेवा देता है या तो आप अपना सिम जियो का यूज कर रहे होंगे, या एयरटेल का यूज कर रहे होंगे, या बीएसएनएल का यूज कर रहे होंगे, वोडाफोन का यूज कर रहे होंगे। बहुत सारी अलग अलग कंपनी हैं जो कि हमें क्या देती हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और उन्हीं कंपनी को हम किस नाम से जानेंगे, आईएसपी के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना है। तो वो हमारी एक आईएसपी कंपनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने किस आईएसपी कंपनी से कनेक्शन लिया है, तो आप बोल सकते हैं आपकी जो सिम है जिस कंपनी की, आप बोल देंगे कि हमारे पास इस आईएसपी का एक कनेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करता है वो होता है आईएसपी, ठीक। अगला प्रश्न, आईएमएपी का फुल फॉर्म बताइए। आईएमएपी, और ये एक प्रकार का मेल प्रोटोकॉल है जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। जल्दी करिए भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे पहला प्रश्न करेक्ट है, सॉरी पहला ऑप्शन करेक्ट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है
GMAP का पूरा नाम याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है, IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? आप लोग बताइए यहां पे जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लेना, लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है, भूल मत जाना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की? तो क्रिस कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, IRCTC ने क्रिस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की। रेलवे ने इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की किससे मिलकर के? क्रिस कंपनी के साथ मिलकर के, याद रखना है। तो इस कंपनी का नाम है क्रिस, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, डगलस सी एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? देखो पूरा प्रश्न ही आपको बता दिया, बस उन्होंने ईयर पूछ लिया है ना। तो इससे दो चीजें हैं, आपको प्रश्न भी याद हो गया, अगर आपके एग्जाम में कहीं आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपने यहां सीख लिया है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखा, थोड़ा क्लेवर बनना बहुत जरूरी है। कैसा? क्लेवर, चालाक बनना जरूरी होता है ना। और अगर क्लेवर नहीं बनेगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो क्लेवर का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन कर रहे हो, ट्रिपल सी की ही बात नहीं हम कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, जो भी आपके एग्जाम देते हैं आप लोग, सभी में ये हाल होता है कि क्या होता है कि हमारे पास पता लगा 100 क्वेश्चन आए हैं, उस 100 क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा हम करते चले जा रहे हैं, बट होता ये है कि पता लगा दूसरा जो क्वेश्चन था, उस दूसरे क्वेश्चन में आगे का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर था, लेकिन हमने उस समय ध्यान नहीं दिया था और 10वें क्वेश्चन पर आया तो भी ध्यान आया। तो हर क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे लिंक होते हैं क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे क्वेश्चन लिंक होते हैं, जिनमें पहले क्वेश्चन से हमें अगले क्वेश्चन का पता चल जाता है आंसर, और उस क्वेश्चन से हमें अगले क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। लेकिन ये उसी बच्चे को पता चलता है जो होशियार होता है, जो क्लेवर होता है, थोड़ा सा समझदार होता है। और रटने वाले को तो पता ही नहीं लगेगा उसके पास में क्या है, ठीक है। यानी कि रटने वाले को तो कुछ पता नहीं होता है क्या है, उसको बस सेम दिखेगा तभी वो काम करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे सवाल तो आपके सामने है। अब इसमें ईयर पूछ लिया है कि डगलस सी एंजलवर्थ ने, किसने बनाया था? डगलस सी एंजलवर्थ ने ही बनाया था। कहां? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था, और वो कब किया था ये पूछा है। तो 1977 में किया था, 1977 में किया था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो गणनाएं हैं वो कैसे कर सकता है, कितना तेज कर सकता है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, करोड़ों गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड का मतलब आईसी, ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? अब आप लोग जल्दी से जवाब भेजिए, और याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिया करो आप लोग, क्योंकि इसको भूलना नहीं है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना या फिर नोट कर लेना। अभी तो आपको लगेगा याद हो गया, लेकिन हो सकता है आगे भूल जाए, तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है, आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेएस किल्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आईसी का आविष्कार। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? दिखाता कौन है, डिस्प्ले कौन करता है? तो डिस्प्ले करता है मॉनिटर, ऑप्शन सी, मॉनिटर डिस्प्ले करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक रियल टाइम भुगतान सेवा है जिसे छुट्टियों सहित पूरे दिन उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यहां पे सॉरी एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहां पे होगा IMPS, IMP और S, ठीक है। अब बताना है, IMPS एक रियल टाइम भुगतान सेवा है जिसे छुट्टियों सहित पूरे दिन उपयोग किया जा सकता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो IMPS एक रियल टाइम इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। कैसी है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, रियल टाइम भुगतान सेवा है जिसे छुट्टियों सहित आप पूरे दिन उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रीट्वीट क्या है?
ये बताइए रिट्वीट क्या होता है? 22 में आप लोग का जल्दी से जवाब भेजो भाई, रिट्वीट क्या होता है? ट्वीट करना होता है या ट्वीट का रिप्लाई देना होता है या किसी का ट्वीट शेयर करना होता है या इसमें से कोई नहीं? तो कहते हैं ना रिट्वीट किया, तो रिट्वीट क्या होता है? तो रिट्वीट का मतलब होता है किसी का ट्वीट शेयर कर देना। ओके, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ट्वीट का रिप्लाई देना, तो ऐसा नहीं है। ट्वीट का रिप्लाई देना रिट्वीट नहीं होता है। रिट्वीट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने पहले ट्वीट किया, उसी ट्वीट को आपने शेयर कर दिया। ठीक है, जब उसी ट्वीट को आप शेयर कर देते हैं तो वो आपकी तरफ से एक ट्वीट हो जाता है, और चूंकि वो ट्वीट आपने नहीं किया होता है, ट्वीट तो किसी और ने किया होता है, हमने उसी को तो केवल शेयर कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं रिट्वीट करना। ठीक है, रिट्वीट करना कहते हैं किसी भी व्यक्ति का अगर ट्वीट आप शेयर कर देते हैं तो उसे हम रिट्वीट करते हैं, मतलब दोबारा से ट्वीट कर दिया गया वही। ठीक है, एक ने किया पहले फिर दोबारा से कर दिया गया, तो उसे कहते हैं रिट्वीट करना। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में किस सिंबल से फार्मूला स्टार्ट होता है? बताइए, जब हम एक्सेल कैल्क की बात करें तो वहां पर जब फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे इक्वल। इक्वल का जो सिंबल होता है ना, इससे ही हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? NIIT का पूरा नाम क्या होता है? NIIT का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी जल्दी से बताइए। NIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है QR कोड किस कंपनी ने बनाया? और काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लेना। QR कोड किस कंपनी ने बनाया? सबसे पहले तो आप लोग बता दें QR का फुल फॉर्म क्या होता है, QR का पूरा नाम क्या होता है? तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, QR कोड लगा है, आपने स्कैन किया, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो यहां पर ये किसने बनाया ये पूछा है, तो ये बनाया है डेंसो वेब ने। क्या है? डेंसो वेब ने बनाया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्विक QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, पहला ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति को आप पैसे भेजने हैं तो हम उसका पेटीएम नंबर मांगते हैं, UPI ID मांगते हैं। बस हमें करना क्या है, QR कोड अगर उसके पास है तो हमें स्कैन करना है, वो सब कुछ अपने आप कर लेगा, हमें पैसे डालने और सेंड कर देने हैं, है ना। तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है नंबर क्या है तुम्हारा, UPI कोड क्या है तुम्हारा, UPI, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस केवल उसका QR स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। तो ये से थोड़ा फायदा है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स है, जल्दी से काम कर देता है। ठीक है, तो ये कोड है जो बनाया था डेंसो वेब ने। अगला क्वेश्चन क्या है? फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, या इसमें से कोई नहीं? तो फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है जिससे हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 543 याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो 543 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस में फुटनोट कहां पर स्थित होता है? फुटनोट कहां पर स्थित होता है? बताइए, फुटनोट कहां पर स्थित होता है? पेज के ऊपर होता है, पेज के नीचे होता है, पेज के लेफ्ट में होता है, या पेज के राइट में होता है? तो सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपका वी करेक्ट, पेज के नीचे होता है। फुटनोट पेज के नीचे होता है। फुट समझ गए ना, फुट माने पैर होता है, फुट माने क्या होता है? पैर होता है। ठीक है, तो पेज के पैरों पर आप कह सकते हैं ऐसे, पेज होगा ना, इसके फुट पर, इसके पैरों पर, इसके नीचे, यहां इसके बॉटम पर क्या होता है? फुटनोट होता है। याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका। अगला प्रश्न पूछा है प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है? उमंग एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है?
तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाँ कर सकता है। और एक और इसमें प्रश्न आता है कि उमंग जो ऐप होता है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में उपलब्ध है ये आपको बताना है, ठीक है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो याद रखना है उमंग जो एप्लीकेशन है वो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 13 भाषाओं में उपलब्ध है उमंग एप्लीकेशन। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड, ठीक है। देखिए उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी के लिए हमने एक ई बुक बनाई है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। उस ई बुक पर अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको CCC वाईफाई स्टडी डिस्काउंट कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप उसे ले सकते हैं। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी आपका सवाल है तो वहां पर आप सीधे पूछ सकते हैं और हम जरूर आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।